2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हलचल उस पार्टी में मची है जिसने अभी तक कुछ बड़ा तमिलनाडु में साबित नहीं किया। बात हो रही है बीजेपी की। 2023 में एआईएडीएमके के साथ बरसों पुराना अलायंस इसलिए तोड़ा था कि अपने पैरों पर खड़े होना था। अब 2025 में फिर अलायंस फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, अपने पैरों पर खड़े नहीं पाए, पता नहीं क्यों। आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में सीधे कूदने अन्नामलाई कुप्पुस्वामी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला था। बीजेपी की मजबूरी थी कि उसके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिस पर भरोसा करती। अन्नामलाई ने इतना तो कर ही दिया कि तमिलनाडु जैसी जीरो स्टेट में बीजेपी को चर्चा में ले आए। एक छत्र राज करने वाले एमके स्टालिन को बीजेपी का दुश्मन नंबर 1 मानना पड़ा। पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। अगर जीते तो पॉलिटिक्स का पहिया आगे बढ़ता है, हार गए तो पहिया किसी काम का नहीं रहता। तमिलनाडु में बीजेपी को भी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी को कोई यूटिलिटी नहीं दिख रही है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। उससे भी बड़ी चर्चा ये कि अन्नामलाई तमिलनाडु में रहेंगे ही नहीं। बहाना ये कि बीजेपी को कास्ट इक्वेशन ठीक करनी है। अन्नामलाई के लिए बेटर फ्यूचर दिल्ली में देखा जा रहा है। दिल्ली में अमित शाह से एआईएडीएमके सुप्रीमो महासचिव ईपीएस पलनीस्वामी की मीटिंग के बाद चीजें तेजी से बदल रही हैं। अलायंस होगा या नहीं, दोनों साइड ने कंफर्म नहीं किया है। मीटिंग से ये खबर जरूर निकली थी कि पलानीस्वामी ने अन्नामलाई की बहुत कंप्लेन की थी। यहाँ तक कहा था कि या तो अन्नामलाई रहेंगे या हम। पलानीस्वामी के लौटते ही अन्नामलाई दिल्ली में देखे गए। अमित शाह से मिलकर क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन खबरें चल पड़ी कि अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे, दिल्ली भी बुलाए जाएंगे। अन्नामलाई ने कंफर्म किया कि उन्होंने शाह से कहा कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार हूं। अन्नामलाई पलानीस्वामी शाह की मीटिंग को लेकर कोई जोश नहीं दिखा रहे। अलायंस के सवाल पर इतना ही कहा कि गृह मंत्री के बयान को आखिरी माना जाए। एआईएडीएमके को लेकर उनके तेवर सॉफ्ट हुए हैं। अब कह रहे हैं कि उनका किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत गुस्सा या लड़ाई नहीं है। इतनी सावधानी बरती जाएगी जिससे ये ना लगे कि अन्नामलाई का डिमोशन हुआ है, दिखाना यह है कि प्रमोशन हुआ है। वैसे आजकल बीजेपी में नए अध्यक्ष की वैकेंसी की चर्चा है। तमिलनाडु के जेना कृष्णमूर्ति, आंध्र के वेंकैया नायडू के बाद अरसे से दक्षिण भारत से कोई बीजेपी अध्यक्ष नहीं बना। क्या पता दिल्ली में जिस ब्राइट फ्यूचर की बात कही जा रही है वो बीजेपी अध्यक्ष पद हो। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक नन्नर नागेंद्रन अन्नामलाई की जगह प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। एआईएडीएमके में रह चुके नागेंद्रन मोस्ट बैकवर्ड क्लास थेवर कम्युनिटी के हैं। जयललिता के समय से एआईएडीएमके के लिए थेवर बड़ा सपोर्ट बैंक रहा है, जिसे शशिकला संभालती रही। कास्ट इक्वेशन को लेकर बीजेपी का धर्म संकट ये है कि अन्नामलाई और पलानीस्वामी दोनों गोंडर कम्युनिटी से आती हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि दोनों पार्टी के दो बड़े चेहरे एक ही कम्युनिटी के हों। अन्नामलाई को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ही एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का अलायंस तोड़वाया। टीएमके से लड़ने की बजाय दुश्मन नंबर 1 एआईएडीएमके को बनाया। सीएम अन्नादुरई, जयललिता समेत एआईएडीएमके के पूजे जाने वाले नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप माहौल बोलकर माहौल खराब किया। अन्नामलाई ने ही पट्टी पढ़ाई की अकेले लड़कर ही बीजेपी तमिलनाडु में मजबूत बन सकती है। मोदी, अमित शाह ने भरोसा किया, खूब मेहनत की, लेकिन जनता ने डीएमके कांग्रेस के विकल्प के बारे में किसी को तवज्जो नहीं दी। लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई की सारी प्लानिंग की पोल पट्टी खुल गई। अन्नामलाई भी हारे और लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी का स्कोर 0 रहा। बीजेपी का वोट शेयर पहले से बेहतर जरूर हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले लड़कर कोई सीट तो नहीं जीती, लेकिन करीब 8% ग्रोथ के साथ 11% के पार पहुंची। एनडीए के अलायंस पार्टियों ने मिलकर 18% से ज्यादा खींच लिए। अन्नामलाई ने पार्टी हाईकमान को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का माइक्रो एनालिसिस भी है। एक प्लान ये भी कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अन्नामलाई के पीपीटी में कहा गया कि वेस्टर्न रीजन की 54 सीटों और सदर्न रीजन की 60 सीटों पर बीजेपी का ग्रोथ बढ़िया रहा है। 150 प्लस सीटें जीतने के लिए जरूरी है कि बीजेपी चारों जोन्स में अच्छा करे, जो अभी नहीं हो रहा है। सदन में बीजेपी एआईएडीएमके से आगे निकल चुकी है। वेस्टर्न में बीजेपी को एआईएडीएमके इग्नोर नहीं कर सकती।
अन्नामलाई ने खूब मेहनत की, खूब तारीफें मिली हाईकमान से। लोकसभा चुनाव में जब डीएमके ने अन्नामलाई हू बोलकर मजाक बनाया, तब मोदी थे जिन्होंने भरी रैली में जवाब दिया था। अमित शाह ने संसद में अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल यात्रा का रेफरेंस देते हुए कहा था कि डीएमके डरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पैशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। साथियों, डीएमके सत्ता के अहंकार में डूबी हुई पार्टी है। जब डीएमके के एक बड़े नेता ने हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी के बारे में पूछा गया, तो डीएमके नेता ने अहंकार में कहा, कौन है वो अन्नामलाई? हु इज दैट? हु इज दैट? और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह अहंकार तमिलनाडु के महान कल्चर के खिलाफ है। यह अहंकार तमिलनाडु के लोगों की कभी पसंद नहीं आएगा। एक पूर्व पुलिस अफसर के लिए, बैकवर्ड क्लास से आने वाले एक युवा के लिए, ग्राउंड पर इतना काम करने वाले युवा के लिए जो शब्द डीएमके ने कहे हैं, वही उसका असली कैरेक्टर है। ये फैमिली पॉलिटिक्स करने वाले लोग हर युवा को इसलिए आगे बढ़ने से रोकते हैं। तारीफ से राजनीति की रोटियां नहीं सेकी जाती, वोटों से सेकी जाती हैं। वोट की रोटियां सेकने में फेल अन्नामलाई को अब मजबूरी में ब्राइट फ्यूचर वाला असाइनमेंट एक्सेप्ट करना होगा। जब तमिलनाडु में पीक पर चुनाव होगा तो चेन्नई छोड़कर दिल्ली आना होगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।